बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इस पाठ पर इससे पहले एक वीडियो और अपलोड किया है। संभवतः आपने उसे देखा होगा। उस वीडियो में मैंने आपको इस पाठ का, जो कि वसंत भाग 2 का पाठ 8 है, शाम एक किसान, उसका भावार्थ समझाया था, काव्य सौंदर्य समझाया था। तो प्रश्न उत्तरों की बारी है। तो मैं अब आपको वसंत भाग 2 के पाठ 8 का प्रश्नोत्तर कराऊंगी, प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी, एक एक प्रश्न को। आप उसे ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, फिर उसको अपनी भाषा में लिखिए। तो मैं आपको सीधे अब ले आती हूँ प्रश्न उत्तरों पर, जो कि पहला कविता से है। तो मैं आपको प्रश्न उत्तरों पे ले आती हूँ। आप अपनी कॉपी के साथ रहिए। मैं आपको बता दूँ कि अब प्रश्न उत्तरों की बारी है। तो कविता से जो पहला प्रश्न है, पहले मैं उसे पढ़ूँगी, समझाऊँगी, फिर उसका उत्तर आपको बताऊँगी। तो मैं पहले प्रश्न पर आती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। कविता से पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बचाने के लिए 5 एकरूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एकरूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एकरूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एकरूपता को खोज कर लिखिए। तो प्रश्न के उत्तर समझाने से पूर्व मैं आपको ये समझा दूं कि रूपक और उपमा क्या होता है। कविता में प्रायः, इसका उत्तर लिखने के पहले आप इतनी बातें समझ लीजिए कि कविता में प्रायः सौंदर्य बढ़ाने के लिए अलंकारों का समावेश किया जाता है। ये अलंकार ही होते हैं जो कविता को सुंदर बनाते हैं। उन्हीं अलंकारों में कुछ अलंकार हैं जिनमें से 2 के नाम यहाँ दिए गए हैं, रूपक और उपमा। रूपक और उपमा अलंकार में, दोनों ही अलंकारों में वास्तव में, आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो आपको उतने विस्तार से यदि अलंकार समझाया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपके लिए बस इतना ही जानना आवश्यक है कि 2 चीज़ों की तुलना की जा रही हो। जैसे पहाड़ को किसान माना गया, मनुष्य बना दिया गया, तो इसी तरीके से किसी 2 चीज़ की तुलना की जा रही हो, एक की तुलना दूसरे से की जा रही हो। अगर हम कहें उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो हम 2 चीज़ की तुलना करें, मुख की और चंद्रमा की, तो हमने मुख की तुलना किससे कर दी? चंद्रमा से कर दी। तो ये तुलना करना जो है, यही होता है उपमा अलंकार। इसी को कहते हैं उपमा अलंकार। और जब इसको रूपक बनाना होगा तो हम कहेंगे उसका मुख चंद्रमा है। समान नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे उसका मुख चंद्रमा है। यानी मुख को हम सीधे सीधे चंद्रमा मान लेते हैं कि वो चंद्रमा ही है, तो ये रूपक हो गया। तो कवि ने यहाँ पर प्रश्न में, कविता के आधार पर जो प्रश्न बनाया गया है उसमें रूपक बांधा गया है। 2 चीज़ के रूपक का उदाहरण इन्होंने प्रश्न में दिया है, आकाश का साफा और नदी चादर सी। तो 2 एकरूपता तो इन्होंने स्वयं बता दी, और प्रश्न पूछा है कि दूसरी एकरूपता, चौथी एकरूपता और 5वीं एकरूपता आपको खोज के लिखनी है। तो दूसरी एकरूपता हुई चिलम सूरज सी, चौथी एकरूपता हुई
पलाश के जंगल की अंगीठी। पांचवी एकरूपता हुई अंधकार पेड़ों का गल्ला। तो इस तरीके से पहली और तीसरे नंबर पर जो एकरूपता प्रश्न में दी गई आप उसे लिखेंगे, और दूसरी, चौथी और पांचवी मैंने बताई आपको, तो आप इनको लिखेंगे। तो इस तरह से आप 1 से लेके 5 तक की एकरूपता उत्तर में लिखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न और उसका उत्तर समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, दूसरे प्रश्न पर आती हूँ। अब दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनिए और समझिए। दूसरा प्रश्न है, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। इन्होंने ये प्रश्न पूछा और प्रश्न के साथ 3 सिचुएशन दी है आपको, 3 स्थितियां दी हैं। उन स्थितियों के आधार पर ही आपको शाम का दृश्य अपने घर की छत से देखकर या खिड़की के से देखकर आपको कैसा लगता होगा, ये उत्तर में आपको लिखना है। तीनों सिचुएशन, तीनों स्थितियां आगे क, ख और ग करके आपको दी गई हैं। तो क में कहा गया है, शाम कब से शुरू हुई। अब प्रश्न के उत्तर के हिसाब से कविता के आधार पे तो जो दृश्य है कविता में वो जाड़े का है, तो आपको जाड़े की शाम का लिखना हो चाहिए। तो आप जाड़े की शाम का ही मान के उत्तर लिखिए। शाम कब से शुरू हुई, तो वास्तव में ये मानना चाहिए कि शाम जो है, जाड़े में शाम 4 बजे के बाद से शुरू हो जाती है और धीरे धीरे सूरज जो रहता है पश्चिम की ओर पहुंचने लगता है और वातावरण में हल्का फुल्का अंधेरा सा होने लगता है, धूप ढल चुकी होती है। तो पूछा कब से शुरू हुई, तो आप ये मान के चलिए कि 4 बजे के बाद से जो समय होता है वो समय शाम का मानना चाहिए। जाड़े के समय में, गर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, जाड़े में। और कविता में जाड़े का वर्णन है, इसलिए जाड़े का ही आप लिखें। दूसरा ख में पूछा गया है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। यानी 4 बजे के आसपास मैंने बताया कि आपको शाम शुरू होना प्रारंभ हो गई, और दूसरे प्रश्न में उन्होंने पूछा कि तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा। अब सूरज डूबने का निश्चित समय तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये निश्चित है कि शाम होने के 1 से 1.5 घंटे के बाद जो होती है वो सूरज डूबने लगता है और अंधेरा कायम हो जाता है, अंधेरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आपको यही लिखना होगा कि शाम 4 बजे से लेकर सूरज डूबने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। 1-1.5 घंटे के बाद ही सूरज डूब जाता है और सूरज डूब जाने पर ही वातावरण में पूर्णतया अंधेरा छा जाता है। तो आपको दूसरे ख वाले प्रश्न के उत्तर में जो स्थिति, जो सिचुएशन आपको दी गई है, उसके उत्तर में ये सारी चीज़ें लिखनी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इसी उम्मीद से बढ़ते हैं आगे की तरफ। दूसरे प्रश्न के ग को मैं आपको समझाती हूँ। ग पे ध्यान दीजिए। ग प्रश्न है, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। यानी आपको दिखाया गया कि आप छत पे खड़े हैं या अपने मकान की खिड़की में खड़े हैं और आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो शाम शुरू हुई 4 बजे और 4 बजे से लेकर 1 से 1.5 घंटे के अंदर सूरज डूबा, और सूरज डूबने के समय तक में क्या क्या परिवर्तन वातावरण में आपने देखा उसे आप लिखिए। तो आप तो समझ ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि शाम से 1-1.5 घंटे के बाद जब सूरज डूबने लगता है
उस समय वातावरण में बिल्कुल हल्का अंधेरा शुरू हो जाता है। आसमान में लालिमा सी छा जाती है, सूरज के डूबने के कारण लालिमा छा जाती है। साथ ही साथ डूबने वाले क्षेत्र के आसपास यानी पश्चिम की तरफ नारंगी, बैगनी, काले रंग के हल्के हल्के से बादलों की तरह आकाश में दिखाई पड़ते हैं, चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, वातावरण ऐसा ही लगता है। पक्षी कलरव करते हुए चहचहाहट के साथ वापस अपने घोंसले की तरफ लौटने लगते हैं। ये लगने लगता है कि पक्षी भी अपने घर की तलाश में दिन भर चारे के रूप में चारे के लिए भटकते भटकते अंधेरा होने पर अपने घोंसले में वापस आना चाह रहे हैं, तो वापस जाने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ने लगती है वातावरण में। तो ये हुआ आपके दूसरे प्रश्न के क, ख और ग का उत्तर मैंने आपको समझाया। अब मैं ले चलती हूँ आपको तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या है उसको ध्यान से सुनिए। तीसरा प्रश्न है, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांधिए। यानी कि आपको इस प्रश्न में करना है कि जो नीचे शब्द दिए हैं, तो इसमें आपकी इस पुस्तक में तो नहीं लिखा है, लेकिन हम आपको शब्द दे रहे हैं। आप लिखिए कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील और हंस। जहाँ ये हरे रंग का ब्लॉक बना दिया है, पुरानी पुस्तक में यहीं पर इन पक्षियों के नाम लिखे थे, जिसकी बोली को दिमाग में रखकर आपको एक या दो शब्दों में उसे बांधकर वाक्य बनाने हैं। तो मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो। तो नीचे दिए गए, अब यहाँ दिया नहीं गया इसलिए मैंने आपको बताया किस किस का आपको लिखना है। आपको कबूतर का लिखना है, कौवा का, मैना का, तोता का, चील का और हंस का। तो कबूतर की जो आवाज़ होती है वो गुटरू गूं होती है, तो आप उसको लिखिए, छत पर गुटरू गूं करके कबूतर बोल रहा था। फिर कौवा के लिखिए कि काँव काँव करते हुए कौवा उड़ गया। चील चूँकि चें चें करती है, तो आप चील के लिखे लिए कि पता नहीं क्यों आज आकाश में चील चें चें करके उड़ रही थी। तोता, टें टें की आवाज़ इसकी सुनाई पड़ती है, तो आप लिखिए आम के पेड़ पर तोता टें टें कर रहा था। मैना की आवाज़ जो होती है कुहू कुहू करके कूकती है, तो आम की बगीचे में मैना की कुहू कुहू करती हुई मीठी बोली सुनाई पड़ रही है। हंस जो रहता है कुट कुट की आवाज़ में आता है, तो उसकी आवाज़ में भी आप मान सकते हैं कि कुछ कहा गया है। तो कौवे के लिए आप, कौवा जब काँव काँव करता है, लोग कहते पाहुन आएंगे बोल रहा है। चील जब चें चें करती है तो लिखते ऊपर देखो। मैना जब कू कू करती है तो उसकी मनमोहक आवाज़ आती है। फिर तोता जब टे टे करता है तो ऐसा माना जाता है कि वो बुला रहा हो। हंस तो कुट कुट करके मोती चुनता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे दो दो शब्दों के, तीन तीन शब्दों के आप वाक्यांश इसके साथ जोड़ दीजिए। तो चूँकि यहाँ पर शब्द नहीं दिए हैं, पक्षियों के नाम नहीं दिए हैं, इसलिए मैंने आपको 3-4 बताया। आप उसके अलावा मुर्गे का लिख सकते हैं, किसी और का भी लिख सकते हैं, जो आपको उचित लगे आप 2 या 3 का लिखिए। फिर मैं बढ़ती हूँ कविता से आगे। कविता से आगे प्रश्न में है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। अब जब आप इस कविता को लिखेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि इस कविता को लिखिए पुस्तक पर, पुस्तक से उतार के अपनी कॉपी के पन्ने पर, तो आपको चित्र भी बनाना है। अब आप उसमें ये प्रश्न आपका हल हो गया अपने आप से।
कि कौन कौन से रंगों का प्रयोग करना है, सुबह दिखाने के लिए क्या करना है, पहाड़ दिखाने के लिए क्या करना होगा, नदी दिखाने के लिए। तो मुख्य रूप से आप पीला, लाल, आसमानी, नीला, भूरा, सफ़ेद, नारंगी, पेड़ दिखाने के लिए हरा, बादल दिखाने के लिए काला, इन्हीं सब रंगों का प्रयोग करेंगे। तो ये बिल्कुल साधारण सा प्रश्न हुआ। तो यहाँ देखिए कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट, है चहक रही चिड़िया, टीवी टी टुट टुट। ऊपर दी गई कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता से आपको क्या मुख्य अंतर लगा, इन्होंने पूछा है कि क्या मुख्य अंतर लगा। तो चूँकि आपको इतना विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस पंत जी की कविता को आप छोड़ दीजिए। लगभग दोनों मिलती जुलती हैं कि दोनों में ही प्राकृतिक चित्र का वर्णन किया गया है। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, सुमित्रानंदन पंत और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने की कविता में दोनों में ही प्राकृतिक चित्र का वर्णन किया गया है। अब मैं बढ़ती हूँ अनुमान और कल्पना के प्रश्नों को पर चर्चा करती हूँ आपसे। अनुमान और कल्पना का जो प्रश्न है उसमें देखिए क्या लिखा है। शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद लेकर अपनी कल्पना को व्यक्त करेंगे। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों के आधार पर सोचिए। अब नीचे कविता की पंक्तियाँ दी हैं। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई। अब यहाँ पर अनुमान और कल्पना का जो प्रश्न है उसमें एक कविता दी है, तो आप इसको चाहें तो बदल के लिख सकते हैं। सुबह होने वाली है, सूरज की लाल गेंद। आप इसको एक काल्पनिक रूप दे करके किसी और तरीके से कविता में रच सकते हैं, लिख सकते हैं। ये अनुमान और कल्पना के प्रश्न है। इसका बिल्कुल टू द पॉइंट कोई उत्तर नहीं होता। इसको अपनी समझ और अपनी कल्पना के आधार पर परिवर्तित करके आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि आप उसी आधार पर बदल के कविता की रचना करें। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कविता से प्रश्न के उत्तर, कविता से आगे का जो प्रश्न का उत्तर है तो वो मैंने आपको समझा दिया। कविता से आगे के प्रश्न का उत्तर भी मैंने आपको समझा दिया। फिर उसके बाद आपके आ गए भाषा की बात के प्रश्न। अब देखिए भाषा की बात का जो प्रश्न होता है उसमें ज़्यादातर व्याकरण के प्रश्न होते हैं। व्याकरण की चीज़ें पूछी गई रहती हैं। तो पहले मैं इसको समझाऊंगी, फिर आपको क्या लिखा जाएगा वो बताऊंगी। तो मैं बढ़ती हूँ भाषा की बात के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। तो क, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। दूसरा है, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तीसरा है, पानी का पर्दा सा मेरे आस पास था हिल रहा। चौथा है, मंडराता रहता था एक मरियल सा कुत्ता आस पास। और पांचवा है, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा। छठा है, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इसमें कुछ वाक्यांश को बोल्ड कर दिया है, हाईलाइट किया है, मोटे अक्षरों में लिखा है, रेखांकित किया है। इन प्रश्नों को पढ़ने के बाद नीचे निर्देश दिया है कि इन पंक्तियों में सा, सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है, यही आपको इस प्रश्न में बताना है। इस प्रश्न का उत्तर समझाने से पूर्व मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर व्याकरण की दृष्टि से, कविता की दृष्टि से सभी शब्दों में अलंकार आया है
उपमा अलंकार। आप कृपया इसे अपनी पुस्तक पे ही लिख लीजिए। ये जो सारे शब्दों के साथ है उपमा अलंकार। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से अलंकार हैं इस पंक्ति में, तो आप उत्तर में लिखेंगे उपमा अलंकार। अब नीचे जो इसके आखिरी में प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे दूं। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। इसमें जो प्रश्न है वो अच्छे तरीके से देख लीजिए। कुछ इसमें संज्ञा के साथ हो रहा है और कुछ विशेषण के साथ हैं। तो आप इसको उत्तर में लिखेंगे इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। जैसे चादर संज्ञा, पर्दा संज्ञा, छोटा विशेषण, नन्ही विशेषण, मरियल विशेषण। तो देखिए ये सारे शब्द जो हैं कौन से संज्ञा हैं और कौन से विशेषण हैं वो मैंने आपको बता दिया। चादर और पर्दा जो है गल्ले ये संज्ञा हो गया, मरियल छोटा और नन्ही विशेषण हो गया। तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से, ऊपर के तीनों में लिखेंगे कि व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा शब्दों के साथ हुआ है, और नीचे के घ, अंगा और च में लिखेंगे विशेषण शब्दों के साथ हुआ है। तो ये इसका उत्तर हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं अब बढ़ती हूँ इसके प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 में जो प्रश्न है इसमें कुछ दो संदर्भ के वाक्य पूछा है। इसमें पता नहीं क्या कहना चाहिए इसको मुझे, कि ये जो ब्लॉक को ग्रेन कर दिया है इसमें 3 शब्द पुस्तक में लिखे हैं। उन पुस्तक के प्रश्न को मैं पढ़ के आपको सुना दूंगी। आपकी पुस्तक में अगर होगा तो इसे करिएगा। तो प्रश्न है इसका जो दूसरा, निम्नलिखित लिखा रहने से ही आपको समझ में आ रहा होगा, नीचे कोई शब्द होने चाहिए। तो ये जो PDF है इसमें तो नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन संदर्भों में करेंगे। प्रत्येक शब्द के लिए 2 संदर्भ वाक्य रचिए। तो शब्द कौन कौन से यहाँ दिया गया है, एक तो दिया गया है औंधी, दूसरा दिया गया है दहक और तीसरा शब्द है सिमटा। तो यहाँ पर इन शब्दों के 2 अर्थ हैं। तो औंधी का मतलब होता है औंधे मुंह, यानी पेट के बल से लेटना, और औंधे का मतलब होता है उल्टा करना। तो दोनों अर्थ में है। तो आप इसकी वाक्य रचना करिए। एक तो आप पेट के बल लेटने के लिए औंधे मुंह कहना हो चाहिए, तो आप कह सकते हैं कि क्या बात है सीता, कहाँ औंधे मुंह भागे जा रही हो, उल्टे मुंह। या ये कह सकते हैं कि माँ ने मुझसे कहा घड़े को औंधा करके रख दो, तो मतलब उल्टा करके रख दो। तो इस तरीके से एक शब्द के 2 संदर्भ में अर्थ जुड़े, 2 चीज़ों में इसके अर्थ आपको जुड़ जा रहे हैं। एक उल्टा करके रखने के अर्थ में, एक औंधे मुंह भागने के, अंधाधुंध भागने के या पेट के बल लेटने के, दोनों अर्थों में इसका प्रयोग औंधे शब्द का किया जाता है। तो आप इसी दोनों शब्द को दिमाग में रख कर अच्छी तरह सोच के आपको अपनी कॉपी पर औंधे से 2 वाक्य अलग अलग तरह के बनाने हैं। एक आप दिखाइए किसी चीज़ को उल्टा करने के अर्थ में, आप घड़े को उल्टा करना, चिलम को उल्टा करना, या किसी चीज़ को उल्टा करके रखने के अर्थ में। एक औंधे मुंह भागने के अर्थ में दिखा दीजिए, बिना देखे सुने, या पेट के बल, मुंह के बल औंधे मुंह गिर गई, इस तरीके से कोई एक सेंटेंस बनाइए। तो ये दोनों संदर्भों में 2 वाक्य तैयार हो जाएंगे। अब मैं आपको दूसरा शब्द बोलती हूँ, दहक। तो दहक शब्द का प्रयोग भी 2 अर्थों में किया जाता है। एक तो आग के जलने के संदर्भ में किया जाता है, और दूसरा किया जाता है दहक शब्द को बहुत ज़्यादा
क्रोधित होने के अर्थ में, कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हों तब। तो आप इन्हीं दोनों भावों को लेकर, दो संदर्भों को लेकर आप दो वाक्य बनाइए। एक बनाइए कि माँ ने अंगीठी दहका दी, यानी जला दी, या अंगीठी दहक रही थी, मैंने भी जल्दी जल्दी खाना पका लिया। दूसरा बना दीजिए आप गुस्से के अर्थ में कि जब मोहन ने काम नहीं किया तो पापा गुस्से से दहकते हुए मोहन को 2 थप्पड़ मारे। तो यहाँ गुस्से के अर्थ में आ गया। तो मैंने औंधी और दहक 2 शब्दों को आपको 2 अलग अलग अर्थों में समझा दिया। अब बचा आपके पास एक शब्द और, सिमटा। अब सिमटा का जो 2 अर्थ होता है, एक तो होता है समेटने के अर्थ में, और दूसरा होता है सिमटने, दुबकने के अर्थ में, कहीं छोटी सी जगह में दुबकने के, छुपने के अर्थ में। तो दोनों भावों के रूप में आपको 2 वाक्य यहाँ पर समेट के लिखना है। तो पहले आप ये बनाइए कि जैसे बहुत बिखरे हुए काम को आप समेटने के अर्थ में बोलिए कि आज मैं सुबह से ही मेरे घर का सारा सामान ऐसे बिखरा था, अभी अभी मैं समेट कर खाली हुई हूँ। तो समेटने का अर्थ आपके समझ में आ जाएगा कि इकट्ठा करने के अर्थ में आ रहा है। दूसरा शब्द जो सिमटा दिया है, वो जब कभी दुबकने के अर्थ में भी आप इसको जोड़ सकते हैं कि आज इतनी अधिक ठंडी हवा चल रही थी कि मैं तो पूरी रात रजाई में सिमटा पड़ा रहा। तो यहाँ पर रजाई में दुबक के बैठने के अर्थ में आ गया। तो इस तरीके से प्रश्न 2 में जो 3 शब्द थे जो आपकी पुस्तक में होंगे संभवतः, औंधी, दहक और सिमटा, ये औंधी, दहक और सिमटा तीनों शब्दों को आपको 2 अलग अलग संदर्भों में वाक्य बना के लिखना है। तो दोनों एक एक शब्द के 2 संदर्भ मैंने आपको समझा दिए। औंधी का भी समझाया, दहक का भी समझाया और सिमटा का भी समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनसे वाक्य प्रयोग करना आ जाएगा, क्योंकि आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं। तो कक्षा 7 के विद्यार्थियों को ये सारी चीज़ें स्वतः आने लगती हैं। छोटी कक्षाओं से आप निरंतर वाक्य प्रयोग करते चले आते हैं। मेरे समझा देने भर से भी आप इन कामों को बड़ी आसानी से अपनी कॉपी में कर सकते हैं। लेकिन तभी हो सकता है जब आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह बार बार सुनेंगे, देखेंगे, पुस्तक लेके देखेंगे, तो आपको उसकी सारी चीज़ें एक एक शब्द से समझ में आ जाएंगी। फिर आप अपनी कॉपी पे उसे बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर आते आते ये पाठ जो है आपका पूरा हो गया। पाठ की लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। तो वसंत भाग 2 का ये पाठ 8 है, शाम एक किसान, यहाँ पर पूरा होता है। मैंने आपको भावार्थ बता दिया, कविता से आगे का प्रश्न, और फिर भाषा के प्रश्न, अनुमान और कल्पना के प्रश्न, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ समझाई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई कठिनाई अब इस पाठ में नहीं होगी, और अगर किसी तरह की कोई कठिनाई आपको लगती है तो आपकी जो ऑनलाइन सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है, आप उसमें भी इन सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं। आप मुझे प्रश्न करके भी पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद ये करूँ आपसे कि आपको ये कविता बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो यहीं पर आकर वसंत भाग 2 का जो ये पाठ है आपका, पाठ 8, शाम एक किसान, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का लिखा, ये यहीं पर पूरा होता है। और फिर मैं नए पाठ के साथ
नए वीडियो में पुनः आपसे मिलूँगी। तब तक आप इस पाठ को दोहराइए, इसके सारे काम को करिए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में नए पाठ के साथ।